मैं नीतीश कुमार मिश्रा। आज हम वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण, जिसे डेविड हेल्ड ने परस्पर निर्भरता के रूप में देखा है, क्योंकि उनका मानना है कि सामाजिक आर्थिक संबंधों ने दुनिया को बांध दिया है। अगर हम बात करें वैश्वीकरण के विद्वानों के बीच में विभिन्न दृष्टिकोण का, तो उनके अनुसार उसके स्वरूप में, प्रभाव में और परिणाम की विवेचना अपने अपने दृष्टिकोण से विद्वानों के द्वारा की गई है। के ओहोमी जैसे अति भूमंडलवादी विचारक, जिनके अनुसार बहुराष्ट्रीय निगम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली हो चुकी हैं तथा अव्यक्तित्व ताकतें विश्व को नियंत्रित कर रही हैं। उनका मानना है कि आर्थिक जगत की ही सारी शक्तियां वो विश्व को किसी न किसी रूप में नियंत्रित कर रही हैं। इसके विपरीत इसका काट संशयवादी ही करते हैं। उनका मानना है कि व्यापार इसलिए बढ़ा ताकि श्रमिकों की संख्या बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में राज्यों का एकीकरण हुआ है। इस प्रकार उच्च स्तर पर आर्थिक अंतर्निर्भरता बढ़ी है। भूमंडलवादियों के विपरीत संशयवादियों का जो दृष्टिकोण है, आर्थिक शक्ति के बजाय राजनीतिक शक्ति पर ज़्यादा महत्व देता है। बाजार शासन नहीं कर सकता और बाजार शासन नहीं करता है, बल्कि बाजार राज्य ही जो है सभी आर्थिक क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है, आर्थिक नीतियों का निर्माण करता है। इसलिए राज्य सबसे महत्वपूर्ण। तीसरा जो विचार है वह संतुलित परिवर्तनवादियों द्वारा किया गया, जिनका विश्वास है कि भूमंडलीयकरण दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक परिवर्तन, यानी कभी सभी क्षेत्रों में वह परिवर्तन ला सकता है। इस प्रकार हमने कई विचारों को देखा। वहीं नव मार्क्सवादियों द्वारा का मानना है कि भूमंडलीकरण की उत्पत्ति और स्वरूप का दृष्टिकोण अन्य विचारकों से भिन्न है। वैश्वीकरण, उनका मानना है वैश्वीकरण साम्राज्यवाद का एक नया रूप है। यह उदारवादियों की संकीर्ण नीतियों का विस्तार है। इनका मानना है कि विकसित पश्चिमी देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को भविष्य के संकट से बचाया जा सके। इसका एक तरफा फायदा अगर किसी को हो रहा है वैश्वीकरण का, ऐसा नव मार्क्सवादियों का मानना है, तो विकसित देशों को हो रहा है। उदारवादी आर्थिक संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये विभिन्न देशों को लोन देते हैं, ये ऋण देते हैं, तो ये गरीब देशों को भी, अविकसित देशों को भी ऋण देते हैं। लेकिन यह जो ऋण देते हैं वह अपनी शर्तों के आधार पर देते हैं। उनकी शर्तें मानने के बाद ही वो ऋण देते हैं। इस प्रकार एक दबाव की भूमिका में रहते हैं। अमर्त्य सेन वैश्वीकरण को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका मानना है कि यह अनिवार्य है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। वहीं जगदीश भगवती ने मुक्त व्यापार के समर्थन की बात की है। इनका मानना है मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापक रूप से समाहित है। इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने रूप में वैश्वीकरण को परिभाषित किया है और विभिन्न स्कूलों में अलग अलग परिभाषा इसकी गढ़ी है। अगर हम एक सार्वभौम परिभाषा को लेकर चले तो हम यह कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक रूप से अंतर संबंध होते हैं। इस प्रक्रिया में सभी संभव स्तरों पर वैश्वीकरण संचार बढ़ता है और विश्व में एक रूपता और क्षेत्रीयता दोनों की प्रवृत्ति आती है। जहाँ एक तरफ विश्व एक समान होता है, वहीं कई प्रकार की नीतियों के कारण हमें क्षेत्रीयतावाद को भी बढ़ावा देखा हुआ मिलता है। यह सच है कि इसके सर्वाधिक दृश्यमान प्रभाव आर्थिक स्तर पर ही देखने को मिला है। वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव की जहाँ तक बात है, तो हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व एक गांव में के रूप में दिखता है। और नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो नव मार्क्सवादियों के द्वारा जो व्याख्या की गई है,
नव साम्राज्यवाद के युग में, तो इस रूप में समझा जा सकता है। वैश्वीकरण का प्रभाव अगर देखें तो मध्यम वर्ग का उदय हम देखते हैं। मध्यम वर्ग जो शिक्षा पर अधिक जोर देता है, जो उपभोक्तावादी संस्कृति को अधिक मानता है, इस पर हम प्रभाव अधिक देखते हैं। नए तकनीकों का प्रचलन हम देखते हैं। आज एक तकनीक अमेरिका में लॉन्च हुई तो वह तकनीक भारत आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी, और इस तरह पूरे तकनीक का पूरे विश्व में फैलाव काफ़ी जल्दी हो जाता है। उपभोक्तावादी बाजार केंद्रित व्यवस्था का होना हम देखते हैं। नए नए उद्योग धंधों का विकास हम देखते हैं। शिक्षा तथा रोजगार के अवसर में वृद्धि का हम विकास देखते हैं। रोजगार की जहाँ तक बात है तो हम देखते हैं कॉल सेंटर खुलते हैं भारत में, और सर्विस प्रोवाइड किया जाता है अमेरिका और बड़े बड़े विकसित देशों के राष्ट्रों के लिए। कारण है भारत में श्रम सस्ता है उन देशों के अपेक्षा। इस प्रकार वैश्वीकरण के द्वारा अल्प विकसित या कम विकसित देशों में, विकासशील देशों में एक रोजगार भी काफ़ी अधिक सृजन हुआ है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफ़ी बड़े बदलाव वैश्वीकरण के कारण हमें देखने को मिल रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक प्रभाव में काफ़ी तेजी आई है, और यह आर्थिक प्रभाव काफ़ी स्वेच्छा से भी हुआ है। हालांकि इसमें विभिन्न विभिन्न देशों के शासकों के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा, वहाँ के शासन व्यवस्था के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए। वस्तुओं के जो स्वैच्छिक व्यापार है इसमें प्रभाव में इजाफा हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा उपभोक्ता को मिलता है। उसके पास विकल्प अधिक होते हैं, सामान बेहतर क्वालिटी के और सामान का चयन करना आसान होता है, और बाजार में एक प्रतिस्पर्धा का भी विकास हुआ है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के द्वारा अपनी आयात निर्यात की नीति के द्वारा, सब्सिडी की नीति के द्वारा, विभिन्न विभिन्न नीतियों के द्वारा इस व्यापार को प्रभावित करने का भी काम किया गया है। अभी हमने अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार को देखा है, किस प्रकार संरक्षण नीति यानी संरक्षणवाद की नीति को बढ़ावा होते हुए देखा है, जो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के विपरीत है, और कहीं ना कहीं यह अर्थव्यवस्था के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी डालेगा। और वैश्वीकरण का एक सबसे बड़ी बात है कि वैश्वीकरण के लिए राष्ट्र की जो सीमा है वो कभी भी बाधा ही नहीं बनी। और वैश्वीकरण का हम प्रभाव अगर अर्थव्यवस्था या भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत ही होती है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म के साथ। इस दौरान लाइसेंसिंग राज का अंत होता है। कारण था कि भारत में विकास दर बढ़ाना, अतीत से प्राप्त लाभों का समायोजन करना, उत्पादन इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना। इस प्रकार एलपीजी के लक्ष्य थे, कई उद्देश्य भी रखे गए थे। लाइसेंसिंग व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई थी, निजी विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया था, मल्टीनेशनल कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया था, विदेशी विनिमय पर लगी रुकावटों को हटाया गया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कई लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। अगर संक्षेप में एलपीजी के अर्थ को व्यक्त किया जाए तो हम कह सकते हैं आर्थिक उदारीकरण में सभी व्यक्तियों को अपनी आवश्यकता अनुसार निजी आर्थिक लेने की आज़ादी होती है। निजीकरण उदारीकरण से ही जुड़ा हुआ है, और वैश्वीकरण के तहत देशों में व्याप्त आर्थिक दूरियां कम होती चली जाती हैं। यहाँ हम कुछ आंकड़े रखेंगे। विकास दर से संबंधित अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 1951 से 1991 तक का अगर औसत विकास दर की बात करें तो भारत का विकास दर 4% के आसपास रहा है। वहीं अगर 1991 से 2002-03 के आसपास के विकास दर की बात करें तो यह लगभग 5.5% के आसपास रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास दर में निश्चित ही बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी के 3 सेक्टर की बात करें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर, तो प्राथमिक सेक्टर को विकास देखते हैं, लेकिन द्वितीय सेक्टर में उतना विकास नहीं हो पाया जितना विकास होना चाहिए था। और तृतीय सेक्टर जो आज हमारे जीडीपी का रीढ़ बना हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा विकास होता हुआ हम देखते हैं। वहीं अगर औद्योगिक क्षेत्र के विकास की बात करें तो वैश्वीकरण के पहले 4.9% की दर से औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा था। वहीं 1991 के बाद 9% की दर से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है। वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण जब से एलपीजी रिफॉर्म किया गया तो भारत में सेविंग रेट का भी विकास हम देखते हैं। हालांकि अगर
वैश्वीकरण के इतने सकारात्मक प्रभाव भी हैं, तो अर्थव्यवस्था में आंकड़ों का अगर गणना किया जाए दो तरह से किया जा सकता है। एक तो संख्यात्मक रूप से देखा जा सकता है विकास, और एक गुणात्मक रूप से विकास देखा जा सकता है। संख्यात्मक रूप से अवश्य ही विकास दर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आज भी भारत में गरीबी काफ़ी अधिक है, और वैश्वीकरण के कारण कई छोटे छोटे लघु उद्योग पर काफ़ी बुरा असर भी पड़ा है। अगर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें तो इसका सबसे अधिक प्रभाव उन निचले तबके के मजदूर वर्ग को पड़ा है, क्योंकि उनका सामाजिक न्याय पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। सामाजिक बीमा नहीं है, किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं नहीं हैं, इसलिए सामाजिक कल्याण की जो बातें थी उसका असर वैश्वीकरण के कारण इन वर्गों पर अधिक पड़ा है। और साथ ही साथ वैश्वीकरण के कारण सरकार भी अपने दायित्व से कहीं ना कहीं, जो सामाजिक कल्याण के दायित्व उससे भी पीछे हटती हुई दिखती है, जो वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक पक्ष है। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों पर सरकार धीरे धीरे पीछे हटती हुई प्रतीत हो रही है। इस प्रकार हमने देखा कि वैश्वीकरण को विभिन्न विचारकों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, वैश्वीकरण का भारत के संदर्भ में कब लागू किया गया, कब क्या उसका प्रभाव पड़ा, और क्या उसके नकारात्मक पक्ष हो सकते थे, इस पर हम लोगों ने अभी चर्चा की है। धन्यवाद।